गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर सकते हैं? यस, चलिए। मोटिव आज के लेक्चर का 1 घंटे का लेक्चर है और मैंने 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ हमने इसलिए रखा है, हमारा मोटिव है ये दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये दो न्यूमेरिकल्स हमारा मोटिव है। अब वो 1 घंटे में सॉल्व हो या 10 मिनट में सॉल्व हो या 2 मिनट में सॉल्व हो, बस ये दो न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हम ये दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट खत्म हो जाएगा। देन वी कैन फ्रेशली स्टार्ट विथ रोटेशनल मोशन का पार्ट। ठीक है, चलिए फटाफट ये दो न्यूमेरिकल्स निपटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 16th न्यूमेरिकल के बारे में। ड्यूरिंग अ स्टंट, अ साइक्लिस्ट considered to be a particle is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meters. सिलिंड्रिकल वेल का मतलब हो गया कि ये वेल ऑफ डेथ के बारे में बात कर रहा है। सो उस वेल ऑफ डेथ के उस बंदे का, उस सिलिंड्रिकल वेल का जो रेडियस है वो 6.05 मीटर्स हमें दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिटेल जो हमें देखने को मिली। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, मतलब वहां पे फ्रिक्शन भी है और उसका नेसेसरी कोएफिशिएंट 0.5 है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, कितना मिनिमम स्पीड उस स्टंट आर्टिस्ट ने मेंटेन करना चाहिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने। ठीक है, कैन एनीबडी टेल मी हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बोलिए, एनीबडी कैन टेल मी हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? क्या आपको यह बात पता है कि जब हम स्टंट आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम वेल ऑफ डेथ में जा रहे हैं, तो क्या हम ये बात जानते हैं कि उसको एक मिनिमम स्पीड रखनी पड़ेगी? और अगर उसने मिनिमम स्पीड नहीं रखी तो उसके साथ क्या होगा? आप ये बात जानते हैं कि नहीं जानते? अगर उसने मिनिमम स्पीड नहीं रखी तो वो वेल के साथ, वेल के नीचे की तरफ गिर जाएगा। और उस वक्त हमारी एक और चीज हमने समझी थी कि जब हमने उसका एफबीडी बनाया था तो नीचे गिरने से रोकने के लिए फ्रिक्शन उसकी मदद करता है। वी मिनिमम का मतलब ये होगा इतनी मिनिमम वेलोसिटी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट थिंग? एनीबॉडी फॉर वी मिनिमम का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, अगर आपको याद आएगा तो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है मिनिमम वेलोसिटी का जब आप वेल ऑफ डेथ में आप घूम रहे हैं। लग जाइए काम पे, हम इजीली निकाल सकते हैं यहां से। वी मिनिमम जो आपका फॉर्मूला होगा, अंडर रूट हम पुटअप करेंगे, रेडियस आपको 6.05 दिया हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई करें, जी आपको 10 दिया हुआ है, फ्रिक्शन आपको 0.5 दिया हुआ है, बराबर है। इफ यू सॉल्व दिस, अंडर रूट ऑफ दिस विल बी 60.5, 6.05 multiplied by 10, 6.05 multiplied by 10 will give you 60.5 and 0.5 मतलब हाफ होता है। मैं वापस करके बताता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। 6.05 इंटू 10 करोगे तो 60.5 आएगा और 0.5 का मतलब हाफ होता है, हाफ मतलब 2 ऊपर जाएगा। इसका मतलब 60.5 इंटू 2 करोगे तो अंडर रूट ऑफ 121 आएगा एंड अंडर रूट ऑफ 121 होता है 11 मीटर प्रति सेकेंड। आप देख सकते हैं आपका पहला आंसर 11 मीटर्स पर सेकेंड था। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और अगर आप फॉर्मूला रट्टा मार के रखेंगे, आपको चीजें पता है कैसे टॉपिक्स में चल रही हैं,
कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया? इस फर्स्ट पार्ट ओके विद एवरीबॉडी? फर्स्ट पार्ट क्लियर, इजी, अंडरस्टूड सब लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड पार्ट अभी तक से पढ़ा भी नहीं हम लोगों ने, वी हैवंट मतलब अभी तक से रीड भी नहीं किया हमने सेकेंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट गॉट इट है सब लोग? चलिए सेकेंड पार्ट हम लोग रीड कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट ये बोलता है मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 किलो। इफ शी/ही increases the speed by 20%, how much will be the force of friction be? हाँ, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है थोड़ा तगड़ा है। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उसने आपको मास दिया है आर्टिस्ट का। क्या दिया उसने आपको? आर्टिस्ट का मास दिया हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं। मास आपको दिया हुआ है कितना? 50 किलो। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर आपकी स्पीड को 20% से इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो 20% इंक्रीज कर दी गई, मतलब 11 मीटर्स पर सेकेंड का 20% ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाओ, ऐसा वो बोलता है। वो पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स आपके ऊपर कितना लगेगा। इसके लिए हमें वापस हमारे वेल ऑफ डेथ के नॉलेज के ऊपर जाना पड़ेगा। ये आपका इस तरह से आपका वेल ऑफ डेप्थ हो सकता है। ठीक है, इस वेल ऑफ डेप्थ में आपकी गाड़ी यहां हो सकती है इस तरह से। क्या आपको एक बात पता है कि आपकी गाड़ी को नीचे गिरने से रोकने के लिए कौन सी फोर्स मदद कर रही है? वो है आपकी फ्रिक्शन फोर्स। और जो आपके गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, अगर ये डायग्राम आपको वेल ऑफ डेथ का याद है तो। ठीक है, माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि क्या स्पीड का और फ्रिक्शन का कोई संबंध है? क्या आपको इस डायग्राम से ऐसा लगता है कि स्पीड और फ्रिक्शन इन दोनों में कोई भी संबंध आ रहा है क्या? बस इस चीज का जवाब मुझे आपको मुझे देना। अगर आप नोटिस करेंगे जब आपने इसका इक्वेशन लिखा था तो जो फ्रिक्शन फोर्स थी वो बराबर mg थी, अगर आपको याद आएगा तो, और आपका नॉर्मल रिएक्शन बराबर mv²/r था। ये दो इक्वेशंस आपने मौत के कुएं में लिखे थे। इस चीज से, ये दो इक्वेशन से आपको पहली बात ये समझ में आती है कि फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दो चीजों के साथ संबंध रखता है। वेलोसिटी का और फ्रिक्शन का कोई संबंध नहीं है यहां पे। अगर आप गाड़ी की वेलोसिटी 20% से इंक्रीज भी कर दो तो इससे फ्रिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी। अब ये बात कैसे समझ में आए? नॉलेज होगा तो समझ में आएगी। जब भी आप मौत का कुआं पढ़ रहे हो तो मैंने आपको वो डायग्राम दिखाया था जिसमें वो कार इस तरह से स्लांटेड थी, और मैंने आपको पूछा भी था कि ये कार नीचे गिरने से कौन रोक रहा है। और उस वक्त मैंने आपको बोला भी था कि वो लोग मौत के कुएं के अंदर लकड़ी के पट्टे लगाते हैं। उन लकड़ी के पट्टों की वजह से फ्रिक्शन आता है टायर और उसके बीच में। इसका मतलब क्वेश्चन में जो ये बात बोली गई है कि अगर मैं वेलोसिटी 20% से इंक्रीज कर दूं तो ये चीज का मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वो फिर भी आपको पूछ रहा है कि हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड। हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड। उसमें मुझे स्पीड की जरूरत नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं। क्या है मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला? फ्रिक्शन का फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू mg। फ्रिक्शन का फोर्स विल बी, मास दिया हुआ है 50, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10,
आपका फ्रिक्शन फोर्स आएगा 500 न्यूटन। एंड हियर इज योर फाइनल आंसर। पहला, दूसरा, मैच्ड, खत्म। 2 लाइन का कमाल। पर अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप लगे रहते कुछ ना कुछ फॉर्मूला ढूंढने में, कुछ ना कुछ करने में, ये करने में, वो करने में। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है? विजय विजय कह रहे हैं कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो एफएस कम हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा और गाड़ी बाहर चली जाएगी। इसलिए कि विजय यहां पे आप मिनिमम स्पीड की बात कर रहे हो। मौत के कुएं में बाहर गिरने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि मौत का कुआं इतना डीप होता है कि गाड़ी कभी भी बाहर की तरफ नहीं गिरेगी। गाड़ी गिरेगी तो अंदर की तरफ ही गिरेगी। इतना मौत का कुआं डीप होता है, मतलब डीप होता है मतलब उसका जो कर्वेचर होता है वो इस तरह का होता है कि इट इज इम्पॉसिबल कि गाड़ी कैन जंप आउट ऑफ अ मौत का कुआं। मतलब जंप आउट करने के चांसेस तो बहुत ही कम है। इसलिए आप जो फ्रिक्शन है उसको स्पीड के साथ रिलेट नहीं कर रहे। आप फ्रिक्शन को खाली इतना देख रहे हो कि गाड़ी ऐसे स्लांट है। गाड़ी ऐसी स्लांट रखने में कौन मदद कर रहा है? आपका फ्रिक्शन मदद कर रहा है। आपकी जो स्पीड है, आपकी जो गाड़ी की रफ्तार है, यानी कि वेलोसिटी है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर फिर गाड़ी की रफ्तार किस काम की? गाड़ी की रफ्तार सिर्फ उसको घुमाने के काम कर रही है। mv²/r, mv²/r, mv²/r। वहां टिके रहने के लिए फ्रिक्शन इस्तेमाल हो रहा है। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? तो 20% का क्या रोल है? वही तो समझा रहा हूं। 20% का कोई रोल नहीं है, वो आपको पागल बनाने के लिए दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बच्चा ये चीज पढ़ के कंफ्यूज हो और वो दिमाग लगाए कि वेलोसिटी बदल गई तो शायद कुछ लफड़ा हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नॉलेज है तो आप गलती नहीं करोगे। वो 20% वाली चीज का कोई भी इस्तेमाल न्यूमेरिकल में है ही नहीं। एवरीबडी गिव मी यस और नो इफ यू हैव अंडरस्टूड कि 20% वाली चीज ऐसे ही आपको सिर्फ भटकाने के लिए दी हुई है। नॉलेज ये कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का संबंध वेलोसिटी बढ़ाने या घटाने से कुछ है ही नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स का संबंध गाड़ी के वजन के हिसाब से होगा, यानी कि mg के बराबर होगा। इज दिस थिंग क्लियर इन एवरीबडीज ब्रेन? अंडरस्टूड है? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मेरे को, यस और नो हो जाए। अभी तो शाम है, आपके अभी भी सो रहे हो क्या बिस्तर में? क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमें देखना चाहिए, दैट इज द 17th क्वेश्चन। आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए हम लोगों ने और उनका गिवन लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन है। आप जानते हैं हम लोग ने पेंडुलम पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, यश कौन बोला आपको फ्रिक्शन और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कहां लिखा हुआ है? कहां से पढ़ के आए आप? ये फ्रिक्शन और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कहां पढ़ के आए? किस जगह पे आपने पढ़ लिया कि फ्रिक्शन और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बता दो मेरे को। चैप्टर में कहीं लिखा है? मैंने किसी पेज पे लिख के दिया? वो गाड़ी पे वो किस्से में हम बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे हैं ना विजय। यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड थोड़ी है। यहाँ पे आपका नहीं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक में फ्रिक्शनल फोर्स आपको सेंटर की तरफ रखने में मदद कर रहा है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक में फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू योर सेंट्रिपिटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर है। ठीक है, अच्छा उसने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पेंडुलम की बात करते हैं। अब पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया। 20 सेंटीमीटर की पेंडुलम की स्ट्रिंग की लंबाई है। एंड अ टाइनी बॉब, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट बॉब इज। वो नीचे पत्थर हम लटकाते हैं उसको बॉब बोलते हैं। उस बॉब का जो मास है वो बोलता है कि वो 100 ग्राम का मास है। नोटिस करिए, ग्राम में बातचीत कर रहा है, ग्राम में। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग ग्राम में इंटरेस्टेड नहीं रहते। 100 ग्राम का मतलब 0.1 kg का होगा, उधर के उधर निपटा लेना चाहिए।
100 ग्राम मतलब 0.1 kg के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। इट्स बॉब परफॉर्म्स 75 आरपीएम। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे रहा है एन बराबर 75 आरपीएम। अगर आप मेरा पहले लेक्चर से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो आप एक और बात सीख चुके होंगे, वी नेवर सॉल्व फ्रीक्वेंसी इन आरपीएम, वी सॉल्व फ्रीक्वेंसी इन आरपीएस। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन प्रति मिनट, revolution per minute, but we solve frequency in rps, that is revolution prati second. How to convert rpm to rps? 75 divided by 60, ये कन्वर्ट हो जाएगा rps में। 75 डिवाइडेड बाय 60 विल गिव यू 5/4 rps। छोटी छोटी चीजें हैं, जितने जल्दी ठीक ठाक कर लोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाओगे। फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे, मार्क्स नहीं आने वाले। ऐसा मत सोचना कि थ्योरी पढ़ के तुम लोग अच्छे मार्क्स ले आओगे, कभी नहीं होने वाला ये चीज। एंड यू नो इट वेरी वेरी बेटर। एंड आई नो द वर्स्ट फियर इन फिजिक्स इज न्यूमेरिकल। वर्स्ट फियर इन फिजिक्स इज नॉट थ्योरी। सम पीपल दे माइट बी अफ्रेड ऑफ थ्योरी। मैं तुम्हारा थ्योरी में मदद कर रहा हूं, तुम्हें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। मैं पहले बोल के रख रहा हूं सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था 75 आरपीएम। यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन में जो भी चेंजेस हमें करने हमने सब कर लिए। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहली चीज वो ये चाहता है कि हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें। एंड इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल, यूज पाई स्क्वायर एज 10। बस इतना आपको दिया हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात वहां पे की जा रही है। ठीक है, वी वांट द काइनेटिक एनर्जी टू बी कैलकुलेटेड। सबसे पहले काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, जरा वो निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको व्यू बता देता हूं कि हम किस किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ही वांट्स अस टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला है। देखो पहला क्या बोला है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। सोच के देखो, क्या आपके पास मास है? हाँ। क्या आपके पास वेलोसिटी है? नहीं। अगर आपके पास वेलोसिटी नहीं है तो कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालोगे? इसलिए वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वेलोसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा बराबर। अगर आप पेंडुलम का चैप्टर ओपन करके देखेंगे, चैप्टर बोल रहा टॉपिक ओपन करके देखेंगे, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको वेलोसिटी देता है, पर वेलोसिटी के पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? हमको क्यों पता चला वेलोसिटी के बारे में सोचना है? हमें नहीं पता था वेलोसिटी के बारे में सोचना है, हमें पता था सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना है। वो बोला ना काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो काइनेटिक एनर्जी जब फॉर्मूला लिखा तो पता चला वेलोसिटी नहीं दिया है, इसलिए फिर वेलोसिटी के बारे में सोचना शुरू किया। ठीक है भाई, अब हमें पता चला कि ये फॉर्मूला तुम्हें वेलोसिटी देगा। अब पंगा ये है, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें वेलोसिटी देगा तो क्या तुम्हारे पास आर है? नहीं। क्या तुम्हारे पास थीटा है? नहीं। वापस पंगा। दीज न्यूमेरिकल्स आर कॉल्ड एज पंगे में पंगा। जो पूछा है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसमें भी कुछ नहीं दिया होता, तो आपको ढूंढना पड़ता है कि क्या 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 निकलेगा, उससे फिर पुट करके फिर आप आगे बढ़ोगे। तो हमें पता चला वेलोसिटी ये फॉर्मूले से निकलता है, पर ना तो आर गिवन है ना तो थीटा गिवन है। डायग्रामेटिकली थोड़ा खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कुछ तो पेंडुलम का डायग्राम हमने देखा था हमारी जिंदगी में, ऐसा टक 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 टक, ऐसा कुछ तो था, ऐसा कुछ तो था। ये रेडियस होता है। ये क्या होता है? ये रेडियस होता है, बराबर है। ये एल होता है, स्ट्रिंग की लंबाई, बराबर। ये एंगल थीटा होता है।
अगर मैं इस पॉइंट को ए कंसीडर कर लूं, इस पॉइंट को बी कंसीडर कर लूं, इस पॉइंट को सी कंसीडर कर लूं, और अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर कर लूं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें अगर मैंने साइन थीटा पटक दिया, तो साइन थीटा इज ऑपोजिट, दैट इज आर, अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एल, दैट मीन्स साइन थीटा, दैट मीन्स आर कैन बी रिटन एज एल साइन थीटा। टेंशन मत लो, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आर निकाला है, आर का जुगाड़ तो हो गया, क्योंकि आर का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, आर का फॉर्मूला मेरे पास आया एल। आ रही बात समझ में? विजय बोलता है ये फॉर्मूला ही नहीं है। कौन बोला तुमको ये फॉर्मूला नहीं है? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा फॉर्मूला नहीं है? v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा फॉर्मूला नहीं है? विजय मिला? पर कोनिकल में, तो फिर कौन सा पेंडुलम पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? कोनिकल पेंडुलम ही तो पढ़ रहे हो ना। ये डायग्राम कौन सा है? कोनिकल पेंडुलम का तो डायग्राम है, और किसका बराबर विजय? है है फॉर्मूला है, कर सकते हैं नुकसान। कॉस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। ठीक है, कॉस का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बड़े आगे बढ़ सकते हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ये मैंने आर का फॉर्मूला निकाला है। क्या फॉर्मूला लिखा मैंने आर का? एल साइन थीटा। आर का फॉर्मूला अगर एल साइन थीटा है, तो मेरे पास एल है, पर अभी भी मेरे पास थीटा नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे, अभी भी मेरे पास थीटा नहीं है। और थीटा का जरूरत मुझे क्यों पड़ रहा है? एक तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में भी मुझे थीटा पुट करना है, और आर निकालने के लिए भी मुझे थीटा पुट करना है, इसलिए थीटा का निकलना बहुत जरूरी है। तो अब हम तलाश करेंगे कि हम थीटा किस तरह से निकाल सकते हैं। थीटा निकालने के लिए जरा हमारी तलाश बढ़ाते हैं और सोचते ये हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। नॉलेज ये कहती है कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 5/4 है, तो आपका टाइम पीरियड जो होगा वो 5/4/5 सेकेंड्स आ जाएगा। याद रखिए, मुद्दा यह है अब कि हमें थीटा निकालना है। थीटे में, थीटा के ऊपर सब बात अटक रही है, थीटा निकालना है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो हो सकता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, अगर आपको याद आएगा तो। बराबर? क्या कह रहे हैं विजय आप? हमने ओमेगा एंड एन एंड टी कहीं लिखा हुआ है फॉर्मूले में। व्हाट डज दैट मीन? कहीं लिखा हुआ है मतलब? बोलिए विजय, क्या बोल रहे हैं? सर हमने वो कोनिकल वाले उसमें वो तीन ही फॉर्मूले के वहाँ पे वो वेलोसिटी का नहीं मिल रहा है, एन का मिल वेलोसिटी रहा का है, टी फॉर्मूला का मिल रहा है v और इज ओमेगा का इक्वल नहीं। टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा, जो आपके पास फॉर्मूला है वो हम कोनिकल पेंडुलम में इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है विजय आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? क्या सर? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? कि v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा जो फॉर्मूला है वो हम लोग कोनिकल पेंडुलम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोनिकल पेंडुलम कहां पढ़ा है हम लोगों ने आपको?
एंगुलर वेलोसिटी भी यूज कर सकते हैं, बराबर। रूपाली का कहना है एंगुलर वेलोसिटी का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगा कि आप ओमेगा यूज करोगे ना, बट आपने वो हाँ, मैं वाला यूज ओमेगा किया। यूज कर सकता था, बट क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इसलिए हम लोग डायरेक्टली इस वे में जा रहे हैं। समझ में आ और रहा है उसमें मैं क्या लिख बोलने की कोशिश कर रहा हाँ, उसमें लिखा नहीं था ना, इसलिए मुझे लगा कि सर ने कहाँ से ले लिया। हूँ? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, ट्राई कीजिए, वीडियो ऑफ रहना चाहिए आदिल। हाँ, चलिए क्वेश्चन के पास जा रहे हैं हम लोग अभी, वापस क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। चलिए, अब हमें पता चला कि यहां से हमें मिल गया टाइम पीरियड। आई होप ये आप सबको समझ में आ रहा होगा कि टाइम पीरियड से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। टाइम पीरियड की मदद से हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो यहां पे टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। और फ्रीक्वेंसी अभी अभी आपने 5/4 निकाली थी, तो अब उसका उल्टा करें तो 4/5 आपका टाइम पीरियड हो गया। और ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने पेंडुलम में निकाला था। अब मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स कर दिया, ठीक है। जैसे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे तो सबसे पहली चीज आपकी क्या होगी, ये बंदा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, एल कॉस थीटा बाय जी बचेगा आपका यहां पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एल कॉस थीटा बाय जी आपका यहां पे फॉर्मूला बचेगा। इस पर्टिकुलर चीज से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें, टी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, आपने अभी अभी निकाला टी का वैल्यू, आप देख सकते हैं 4/5 आपकी टी की वैल्यू है, देख सकते हैं आप वहां पे, ठीक है। 4/5 कितना आएगा, 4/5 कितना आएगा, 4/5 अराउंड 0.8, 4/5 0.8, राइट। एल इज रिमेनिंग, एल इज रिमेनिंग 4 पाई कॉस थीटा बाय एल। अब सही है ना। 4/5 कितना लिख सकते हैं, 4/5 0.8, राइट। जी को 10 पकड़ लेते हैं, 4 का 4, पाई स्क्वायर को 10 पकड़ने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है। एल की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 20 इंटू 10⁻², 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 20 इंटू 10⁻², मीटर हो जाएगा, ठीक है। वापस देख लीजिए, टी की जगह पे 0.8 पुट किया, 4/5 0.8 होता है। जी की जगह पे 10 पुट किया, 4 की जगह पे 4, पाई स्क्वायर की जगह पे 10, क्वेश्चन ने बोला है पाई स्क्वायर को 10 लेना है। एल की जगह पे 20 इंटू 10⁻², क्वेश्चन ने बोला है कि वो 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। यहां से अगर आप देखेंगे तो 10 में 10 कैंसिल हो जाएगा, 0.8 का आप स्क्वायर करने जा रहे हैं, नीचे आपके पास 4 है, यहां पे 20 ये सब चल रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 10⁻² आप ऊपर लेके जा सकते हैं इजीली, कोई इसमें बुरी वाली बात नहीं है, 10⁻² कैन इजीली गो अप, ठीक है। इसको अगर आप करेंगे, वन डाउट, यस अजमिन, वन डाउट,
बाकी लोगों ने सॉल्व करना है। यस बोलिए। आजमिन काजी बोलिए। 4 पाई कहां से आया? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो t का स्क्वायर 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायर करने से। ओके गॉट इट। ठीक है, 0.8 का स्क्वायर करेंगे 0.64 आएगा। मल्टीप्लाई करें, 10⁻² ऊपर लेके जाएं, डिवाइड करें, 4 में 20 को आप मल्टीप्लाई करें, 4 2 8 होगा तो नीचे 80 आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 64/80 आपके पास आएगा। 64/80 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 64/80 आपके कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, राइट। हाँ, अगर आपके पास अब कॉस थीटा आ गया, पहले तो मुझे ये बता दो, क्या सब लोग को कॉस थीटा निकालने का प्रोसेस समझ में आया? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड कॉस थीटा? सबको ये बात समझ में आ रही है? आराम से सॉल्व किया, भगाया नहीं है। वैसे अगर भगा भगा के करता तो अभी तक से आंसर आ गया होता। आराम आराम से सॉल्व किया है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम थीटा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अगर थीटा मिल गया तो अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसलिए हम थीटा के पीछे पड़े हुए हैं। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? कोई है भाई जिसको डाउट है पूछ लो फटाफट। एनीबडी हैविंग डाउट? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? पक्का बढ़ना चाहिए आगे? ठीक, चलिए अब आगे बढ़ रहा है। अच्छी तरह से मेरी बात समझना। यहां से थीटा की वैल्यू आएगी कॉस इनवर्स 0.8। कॉस इनवर्स 0.8 तकरीबन 36 डिग्री, 36.5 डिग्री होता है। थीटा हमें मिल गया। जैसे ही थीटा हमें मिला, अब हम हमारी बाकी सारे कामों में लग जाएंगे। बाकी सारे काम हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, जरा बिल्कुल ध्यान से देखें। बाकी सारे काम हमारे पास ये हैं कि हमें सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है आर जी टैन थीटा। वेलोसिटी के फॉर्मूले में हमने आर के बदले पुट करना है एल कॉस थीटा, जी टैन थीटा। वेलोसिटी बराबर सब कुछ आप यहां सब्स्टिट्यूट करें। एल की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करें 20 इंटू 10⁻²। कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ना। अभी अभी कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आपने निकाली। कॉस थीटा 0.8 था आपके लिए। नहीं सॉरी सॉरी, एल कॉस थीटा नहीं था, वी एल आर एल कॉस थीटा नहीं था, गलती हो गया मेरे से। वी अंडर रूट ऑफ एल साइन थीटा था, बराबर है। कॉस इनवर्स का वैल्यू लॉग बुक से निकलता है, आप डायरेक्टली भी गिवन होगा कभी ना कभी, उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहां से मेरे पे गलती हो गया क्लास, मैंने एल कॉस थीटा लिख दिया था, आर का वैल्यू एल साइन थीटा है, ठीक है। जी और फिर टैन थीटा। वेलोसिटी बराबर एल की जगह पे 20 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा यानी कि कितना अभी निकाला आपने 36.5 डिग्री। जी जी 10 एंड आप लिख सकते हैं टैन थीटा यानी कि 36.5 डिग्री।
अब अगर आप इस पूरे चीज को सॉल्व करेंगे, साइन थीटा के वैल्यू पुट करके, टैन थीटा के वैल्यू पुट करके, सब कुछ पुट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो रूट भी निकालने के बाद आपको आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और जो फाइनल आंसर आपकी वेलोसिटी का आता है वो अराउंड आता है 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। अभी सिर्फ वेलोसिटी निकली है, अभी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी निकली है। आई होप 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद आप लोग को साइन का एंगल निकालना, टैन का एंगल निकालना, मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना, रूट करना वगैरह आप कर सकते हैं। इतना तो मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, ठीक है। इसको आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आपको 0.9 मिलेगी। अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। अगर आप भूले भूले ना हो तो क्वेश्चन में एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी निकालना। हाँ हाँ विजय, आप कर सकते हो डायरेक्टली, यहां से वी स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हो। एक्चुअली ये वी स्क्वायर की ही वैल्यू आती है। लेट मी डिलीट दिस थिंग। डायरेक्टली वी स्क्वायर का वैल्यू 0.9 आता है, मेरे से गलती हो गई, वी स्क्वायर का वैल्यू ही 0.9 आता है। तो अगर आपके पास डायरेक्टली वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है तो 5वें पेज में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इनटू मास कितना दिया हुआ था आपको, व्हाट वाज मास, 100 ग्राम, यानी कि 0.1, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 0.9। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.045 जूल्स, जो कि आपका फाइनल आंसर है। पर 0.045 आ रहा है हमारा शायद, और यहां पे 0.45 दिया है। आप देख सकते हो थीटा हमारा एग्जैक्ट मैच कर रहा है, थीटा हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। अब जरा इसको नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो कितना आएगा? अगर आप देखेंगे 0.1 इंटू 0.9 अगर आप करेंगे, 0.1 इंटू 0.9 अगर आप करेंगे, ठीक है, तो 0.009 आएगा, 0.09 आएगा। 2 डेसिमल आ जाएंगे ना, कि मैंने गलत लिखा है? अपना आंसर राइट है, यस, बराबर। और टेक्स्ट बुक में आता है 0.45, बराबर। तो फिर अपना आंसर सही है। तो अपना अपन अपन अपने अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, बराबर है। सुबह भी आपने देखा ऊंच नीच हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने क्या जर्नी नोटिस की? डिड यू अंडरस्टैंड द जर्नी की न्यूमेरिकल सच में खतरनाक था? ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल आसान था, अभी भी एक पार्ट बाकी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी बाकी है, उसके बारे में चर्चा करनी बाकी है। बट इफ यू अंडरस्टैंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि सोचने का तरीका कैसे बिल्डअप किया मैंने कैसे सोचा कि न्यूमेरिकल में क्या आएगा तो क्या आएगा तो क्या आएगा। जो गिवन उसने पूछा था काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए क्या लगेगा, ऐसे ढूंढते 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 आप फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है सारी इकट्ठा करिए, फिर एंड में आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें और आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ले सकता हूं? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं? ठीक है। V वाला फॉर्मूला और W ओमेगा का क्यों नहीं लिया, ये नहीं समझ रहा। आप विजय ओमेगा के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आपको ओमेगा के फॉर्मूले से करना है क्या? आप उससे भी कर सकते हो। मेरा काम ये है कि मैं आपको कुछ डिफरेंट फ्लेवर दिखाऊं। अब आपके पास डायरेक्टली ओमेगा का फॉर्मूला है, आप उसमें 2πn पुट करके डायरेक्टली चालू हो सकते हो। बट मेरा काम ये है कि मैं आपको थोड़ा एक डिफरेंट फ्लेवर भी तो दिखाना पड़ेगा ना आप लोग को, बराबर है ना। वरना अभी जो पिछले में हमने टाइम पीरियड लिया, ये किया वो किया, आप डायरेक्टली ओमेगा के फॉर्मूले से कर सकते हैं। उसमें उसमें भी कॉस थीटा है, अगर आप ओमेगा का फॉर्मूला चेक करेंगे विजय, तो उसमें भी कॉस थीटा है, आप वहां से भी थीटा निकाल सकते हैं। आ रही है आपको बात समझ में विजय? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ने का रीजन हमारा ये है कि हमें अगली चीज निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है हमें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी। पहले समझना यह पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाम की चीज क्या होती है। आप सब लोगों ने 11वीं क्लास पढ़ी, आपको 11वीं क्लास के अंदर ग्रेविटेशनल चैप्टर आपने पढ़ा होगा, बट मैं कंसीडर करता हूं कि आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर नहीं पढ़ा। मैं आपको बेसिक से समझाता हूं। सपोज कीजिए कि ये आपका एक रिजिड सरफेस है, ठीक है। इस रिजिड सरफेस पे ये आपका पेंडुलम का बॉब और आपकी रस्सी है। रस्सी फिर थोड़ी यहां पे जाती है, रस्सी फिर थोड़ी यहां पे जाती है, और ये आपका इस तरह से पेंडुलम बनता है। आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि ये जो आप यहां पे चीज देख रहे हैं, ये पेंडुलम की हाइट मानी जाती है, ये पेंडुलम की लंबाई मानी जाती है। जो नॉलेज मैं देने वाला हूं ये मैंने थ्योरी में नहीं दी है, इसलिए अच्छी तरह से नॉलेज को सुने। दिस इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द पेंडुलम। जब आपका पेंडुलम यहां होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपकी पेंडुलम की हाइट और पेंडुलम की लंबाई बराबर होती है। पर अगर आप नोटिस करेंगे, जब पेंडुलम यहां जाता है तो पेंडुलम की हाइट ज्यादा है और पेंडुलम की लंबाई उतनी ही है। पर हालांकि पेंडुलम का डायग्राम बनाते वक्त अगर आप नोटिस करेंगे तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। आप अगर रियल सिचुएशन इमेजिन करेंगे तो पेंडुलम जब यहां पे इस तरह से लगा हुआ है और अगर पेंडुलम इस तरह से ऊपर जाता है, तो आप नोटिस ये कर सकते हैं कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में आपको एक हाइट का डिफरेंस मिलेगा। दिख रहा है? ये जो मैंने आपको एरो बना के दिखाया, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं दो, जस्ट लुक एट दीज टू लाइंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट जब कोई पेंडुलम यहां से घूम के यहां जाता है। इमेजिन करिए, पेन से एग्जैक्टली आप ये बात समझ पा रहे हैं सब लोग? पेंडुलम यहां था, ये देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस इन द हाइट? दोनों लाइंस को बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों ने। जब ये हाइट का डिफरेंस पेंडुलम के पास आता है, यानी कि जब आपका पेंडुलम यहां पे आता है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्चुअली पेंडुलम थोड़ी हाइट पे चला जाता है, और जितनी हाइट पेंडुलम गेन करता है, ये जो हाइट पेंडुलम गेन करता है, इसको आप h माइनस एल से निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल एक्चुअल हाइट लंबाई h की है, ये वाली लंबाई l की है। अगर आपने दोनों को माइनस किया तो ये बची हुई हाइट आपको मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपको इसको हाइट ही समझना है, आप इसको कोई भी और वेरिएबल पकड़ सकते हो, कोई भी और वेरिएबल पकड़ सकते हो। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये बंदे की बारे में बात हम लोगों ने डेरिवेशन के टाइम पे कर ली है। अगर आप याद करोगे तो इस बंदे का नाम एल कॉस थीटा हुआ करता था। ये पूरी जो लंबाई थी, आप जरा एफबीडी चेक कीजिए पीछे पलट के, ये पूरी लंबाई एल कॉस थीटा निकाली थी हम लोगों ने। और अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, आप चाहिए तो इसको हाइट मान लो, तो हाइट का फॉर्मूला आएगा एल कॉस थीटा में से हमको माइनस करना पड़ेगा एल, तो आपको पता चलेगा कि पेंडुलम कितने हाइट पे जाता है। आ रही बात? समझ में आ रही है क्या बातचीत कर रहे हैं हम लोग? आर यू अंडरस्टैंडिंग कि पेंडुलम जो है वो एक हाँ, सबसे पहली बात, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पेंडुलम यहां पे है, पेंडुलम घूम के यहां जाता है, तो क्या आपको इतना समझ में आ रहा है पेंडुलम एक हाइट पे जाता है? इतना पहले मुझे बता दो, हाँ या ना? क्या इतना सब लोग को समझ में आ रहा है कि पेंडुलम अपने इनिशियल पोजीशन से जब फाइनल पोजीशन पे जाता है तो पेंडुलम थोड़ी हाइट पे जाता है? इतनी बात सब लोग को समझ में आ रही है क्या? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग? ये दो बातें सबको समझ में आ रही है?
ठीक है, क्या आपको ये बात याद है, रेगुलर लेक्चर में मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया था कि ये वाला डिस्टेंस L cos थीटा होता है। ये भी बात सबको याद आनी चाहिए। ये वाला डिस्टेंस आपका L है, ये तो आप पहले से ही जानते हो। तो अगर टोटल डिस्टेंस आपका L cos थीटा है और अगर ये वाली लंबाई आपकी L है, तो अगर मैं L cos थीटा में से L माइनस करूंगा तो मुझे बची हुई हाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इतनी बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो अब खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला होता है mgh, नॉर्मल आपकी पोटेंशियल एनर्जी। आपके पास मास है, आपके पास g है, खाली ये बची हुई हाइट अगर हमने यहां लगा ली तो अपना काम हो जाएगा। लंबाई तो आपको दी हुई है, खाली L cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर L cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, अपना काम हो जाएगा। अब सोचो, अब सोचो, अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले cos थीटा की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी 0.8। अगर मैंने दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दिया तो काम हो जाएगा। तो L कितना था हमारे पास? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ L? 0.2 था L। आ गई L cos थीटा की वैल्यू। L जो था 20 सेंटीमीटर था, मतलब 20 इंटू 10⁻⁻², यानी कि 0.2। ये वैल्यू मैंने अभी अभी तुम्हें निकाल के दिखाई थी, cos थीटा की वैल्यू 0.8 अभी अभी निकाल के दिखाई थी। ये देखो क्या किया मैंने, दोनों तरफ L cos थीटा चाहिए ना, L cos थीटा चाहिए, cos थीटा है तो क्या कर सकते हो, L से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया तो L कितना है? 0.2 इंटू 8 आ गया मेरा L cos थीटा की वैल्यू। बोलो ये समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ या ना हो जाए एक बार वापस। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है, ठीक है। तो अगर आप हाइट निकालना चाहते हैं, अगर आप क्या निकालना चाहते हैं? हाइट। तो आपको पता है कि आपको दोनों को माइनस करना है। तो आपने अगर L माइनस L cos थीटा किया तो आपको हाइट मिल जाएगी। तो आप कर सकते हो 0.2 माइनस 0.16, ये आपको हाइट देगा, बराबर है। कितना आएगा? 0.2 माइनस 0.16 कितना आएगा? और आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अबे जीरो कैसे आएगा बे? इसको क्या राउंड ऑफ करके 0.2 पकड़ रहे हो क्या पागल? मास 0.1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और इसको माइनस करके कितना है किसी ने बताया नहीं मुझे। H की वैल्यू कितनी आ रही है? H की वैल्यू 0.04 आ रही है। ये आपका H मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। पूरा सॉल्व करके आंसर कितना आता है? ये देखिए, मैच होता है। हाँ, रिपीट टेलीकास्ट में बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनना। रिपीट टेलीकास्ट में बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनना। सबसे पहले तुम्हें पता चला ये फॉर्मूला
पोटेंशियल एनर्जी का है, तुम्हें मास पता था, तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता था, मैंने तुम्हें इस हाइट के बारे में स्पेशल जानकारी दी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि हम पेंडुलम की हाइट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअली उस हाइट के बारे में बात कर रहे हैं जो पेंडुलम अटेन करता है जब वो ऐसा ऐसा करता है। हम इस वाले हाइट में इंटरेस्टेड है। तो हमें पता चला कि हम लोग इस वाली हाइट को कैसे माइनस करके निकाल सकते हैं। यहां मैंने एल कॉस थीटा माइनस लिखा है, आप एल माइनस एल कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। आंसर नेगेटिव में हाइट नहीं आएगा। तो जैसे कि हमने यहां पे हाइट कैसे निकाली, ये था 0.2 माइनस 0.16, तो आंसर फिर माइनस में नहीं आया। ये जो हाइट है, इस हाइट पे आपके पेंडुलम के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि अगर आपने बचपन में पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि बंदे के पास पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब बंदा हाइट पे जाता है। तो क्या आपका क्या आपका पेंडुलम हाइट पे गया? हाँ। और अगर आपका पेंडुलम हाइट पे गया, कितनी हाइट पे गया? इतनी हाइट पे गया। वो आपने यहां पुट किया, आपने जी की वैल्यू पुट की, आपने एम की वैल्यू पुट की, और आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। ये रहा आपका फाइनल आंसर। डन एवरीबॉडी विथ पोटेंशियो पेंडुलम वाला? दे सकते हैं दिग्विजय, दे सकते हैं। समझा क्या है? समझा है? पक्का है? इजी था? आराम आराम से किया है, दिमाग चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि न्यूमेरिकल डायरेक्टली डाइजेस्ट, आप डाइजेस्ट दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती है, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। डाइजेस्ट जैसी चीज आप इस्तेमाल करें, बट आप इस्तेमाल करें जब आप कहीं अटक जाए वटक जाए, बट रेगुलर प्रैक्टिस आपने करनी है। इज दैट क्लियर विथ एवरीबॉडी? ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने भी इसके लिए इंटेंसिटी बैच के लिए जिन लोगों ने भी ये किया है, अप्लाई किया है, शाम तक कल का शेड्यूल आ जाएगा। हो सकता है कि कल 11 बजे इंटेंसिटी बैच का लेक्चर रहे। ठीक है, 11 बजे इंटेंसिटी बैच का लेक्चर रहे कल। ठीक है, टाइम टेबल आपको थोड़ी देर में आ जाएगा।